हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th हमारे अतीत भाग 2 के दूसरे पाठ नए राजा और उनके राज्य को पढ़ेंगे। तो आप ये नक्शा देख रहे हैं, ये है 7वीं 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य। तो प्रमुख राज्य ये चाहमान है जो राजस्थान, दिल्ली, गुर्जर, प्रतिहार ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और राष्ट्रकूट हैं ये महाराष्ट्र के हिस्से में, और कलिंग है उड़ीसा, उत्कल, पाल बंगाल में, और पांडियन है ये केरल और तमिलनाडु के हिस्से में, चेर है ये केरल का हिस्सा है, चोल है ये तमिलनाडु में है। तो ये सब उस समय के प्रमुख राजवंश हैं। तो नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग पहले उन्हें अपने मातहत या उनके अंदर काम करते थे और सामंत के रूप में मान्यता देते थे, और उनसे उम्मीद करते थे कि वो उनके लिए उपहार लाएं, हाजिरी लगाएं, सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और जब संपदा हासिल हो जाती थी, सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे और कभी कभी स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ऐसा एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, मना कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। उसे हरा दिया अपने स्वामी को, और हिरण्य गर्भ, जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान यानी कि एक यज्ञ की तरह किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी, यदि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो भी वो इस यज्ञ के द्वारा, इस अनुष्ठान के द्वारा दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में जो उद्यमी परिवार थे, उद्यमी यानी कि जो व्यापार करते थे, उनके पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पे कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, हथियारों को अपना लिया, और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। अब है राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की, लेकिन फिर भी वो अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अभी एक चित्र दिया हुआ है, ये जो है एलोरा की गुफा 15, वहाँ गुफाओं के नंबर हैं, तो 15 का भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, यानी कि रचना है। तो इन सभी राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और इनसे संसाधन इकट्ठा किए जाते थे, और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व जो होता था व्यापारियों से भी लिया जाता था। टैक्स जो हम कर देते हैं सरकार को, वैसे ही वहाँ भी राजा लोग लेते थे। तो ये माना जाता है कि 400 तरह के कर थे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित हैं, जो सबसे अधिक बताए हैं, वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, यदि छत डालते थे तो उस पर भी उनको पैसा देना पड़ता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल करते थे तो उस पर भी उनको कर देना पड़ता था। और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल, जैसे पिता की ज़मीन है तो बेटा यदि उसको हासिल कर रहा है तो उसमें भी उसको पैसा देना पड़ता था। तो आज इनमें से तो कोई कर वसूले नहीं जाते हैं, दूसरी तरह के कर हैं। और ये जो कर होते थे, संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, यानी वो इनसे अपनी जो जिनमें पैसों की ज़रूरत होती है उनको पूरा करता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे।
संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के तहत पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। तो जिनका प्रभाव होता था, दबदबा होता था समाज में, तो वो लोग टैक्स वसूलने के लिए उनकी नियुक्ति होती थी और ये प्रायः वंश परंपरा में एक परिवार में ही होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों यानी पदों पर होते थे। अब है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। प्रशस्तियाँ यानी कि प्रशंसा की जाती थी उसमें राजाओं की या जो भी वहाँ पर शासक होता था। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसा उसमें लिखा हो वैसा ही वास्तव में राजा हो। तो नागभट्ट की उपलब्धियाँ दिखा रखी हैं ये। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव, सिंध को सैंधव बोलते थे, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा था और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा था कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो बहुत ज़्यादा अति प्रशंसा है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात जो थे वनवासी थे जंगल में रहने वाले, तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। तो ये प्रशस्ति का एक हिस्सा दिखाया गया है नागभट्ट का। प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी उनको जमीन दी जाती थी और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते जो भूमि पाने वाले को दिए जाते। तांबे के पत्ते जैसे बनाए जाते थे। चित्र आपको दिख रहा है। तो ये जो कुंडी में अटके हुए हैं, इस कुंडी में मुहर होती थी राजा की। संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रामाणिक दस्तावेज है। तो ये जो जिससे जुड़े हुए हैं ना, एक चेन जैसी, तो इस पर मुहर लगी है, तो इससे इनकी प्रामाणिकता पता चलती है। तो देखिए भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़े लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, गांव, बांबी, दीमक जो लकड़ी में बनाती है घर जैसे, उसको बांबी बोला जाता है। चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज भी एक पानी का ही वो है, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, जो जो चीज़ें उस ज़मीन पर थी। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना है कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो, यानी तटबंध यानी कि जहाँ पर पानी बाहर को न जा सके। तो इस तरह से एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उसमें निर्देश दिए गए हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की रचा गया जिससे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज हैं। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज़ों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन, यानी जिन्होंने सामने देखा, प्रत्यक्षदर्शी यानी कि जो सामने देख रहे थे उनको, और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ है। हमेशा प्रशंसा नहीं करता, आलोचनात्मक यानी कि उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाता है। धन के लिए युद्ध। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप में वांछनीय मंच, हम जो मतलब जरूरी उनको जो लोग चाहते थे क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है।
शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब जब वे एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। मंदिर जो होते थे बहुत संपन्न होते क्योंकि वह बहुत चढ़ावा चढ़ता था। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जो ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है, उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। तो उस पर कहते हैं कि उसने 17 बार आक्रमण किया। बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने उस रुपये को खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो चौहान के रूप में भी जाने जाते हैं। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन था। पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया।